सुखपुर एक छोटा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था जहां रहता था किसान रघुवीर, उसकी पत्नी सरला, बूढ़ी माँ सावित्री और उनके 3 बच्चे। बड़ी 2 बेटियां रानी और गुड़िया और सबसे छोटा बेटा मोहन। रघुवीर की सोच पूरे गांव में मशहूर थी। वो अक्सर कहा करता था, बेटियां तो पराया धन होती हैं, उन पर जितना खर्च करो आखिर में चली ही जाती हैं। असली सहारा तो बेटा ही होता है। ये शब्द सुनकर रानी और गुड़िया हर बार चुपचाप अपना सिर झुका लेती। उनकी माँ सरला का दिल टूट जाता, लेकिन पति के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। एक सुबह सरला पूरे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। दोनों बेटियां भी बिना कुछ कहे माँ का हाथ बटा रही थी। तभी सावित्री ने प्यार से कहा, बहू अब बस कर, सुबह से काम कर रही है, थोड़ा बैठ जा, बाकी काम बाद में हो जाएगा। सरला हल्की मुस्कान के साथ बोली, अम्मा जी, पहले बच्चों का काम निपटा लूं, फिर आराम कर लूंगी। इतने में छोटा मोहन रोने लगा। रघुवीर दौड़ कर आया, बेटे को गोद में उठाया और बड़े प्यार से बोला, मेरे शेर को किसने रुला दिया? यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। उसी समय रानी और गुड़िया कमरे में आई और रघुवीर से बोली, पिताजी, मैंने स्कूल की फीस के लिए कहा था। रघुवीर ने उसकी बात बीच में ही काट दी। लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करना है? 2-4 साल में शादी करके दूसरे घर चली जाओगी। पैसे बेकार क्यों खर्च करूं? रानी की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप अपनी किताबें समेट ली। छोटी गुड़िया भी अपनी बहन का उदास चेहरा देखकर चुप हो गई। ये सब देखकर सावित्री से रहा नहीं गया। उन्होंने बेटे रघुवीर से कहा, बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती। जिस घर में बेटियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। लेकिन रघुवीर हंसते हुए बोला, अम्मा, ये पुरानी बातें अब छोड़ दीजिए। मेरा सब कुछ मेरा बेटा है। बेटियां सिर्फ जिम्मेदारी होती हैं। रघुवीर की ये बात सुनकर पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि वक्त बहुत जल्द उसे ऐसा सबक सिखाने वाला है जिसे याद करके वो जिंदगी भर पछताएगा। दिन बीतते गए, लेकिन रघुवीर का व्यवहार कभी नहीं बदला। उसके लिए बेटा मोहन ही सब कुछ था, जबकि रानी और गुड़िया का अस्तित्व जैसे घर में होते हुए भी नहीं था। एक सुबह सभी लोग आंगन में बैठे नाश्ता कर रहे थे। रानी ने हिम्मत करके कहा, पिताजी, स्कूल में अगले हफ्ते फीस जमा करनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम कट जाएगा। रघुवीर ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, इतना पढ़ लिख कर क्या करोगी? आखिर में तो दूसरे घर चली जाना है। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। रानी की आंखें नम हो गईं। उसने चुपचाप अपनी थाली एक तरफ रख दी। तभी छोटा मोहन खिलौने के लिए जिद करने लगा। रघुवीर तुरंत मुस्कुराया और बोला, चल बेटा, अभी बाजार चलते हैं, तुझे जो चाहिए वही दिलाऊंगा। रानी और गुड़िया बस अपने पिता को देखती रह गई। उनके मासूम दिल पहली बार समझने लगे थे कि उनके और उनके भाई के बीच कितना बड़ा फर्क किया जाता है। ये सब देखकर दादी सावित्री से रहा नहीं गया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, बच्चों में फर्क मत किया कर। बेटियां भी उसी भगवान की देन है जिसने बेटा दिया है। लेकिन रघुवीर ने हंसते हुए जवाब दिया, अम्मा, आप नहीं समझेंगी। बेटा ही वंश चलाता है। बेटियां तो एक दिन विदा हो जाती हैं। दादी ने गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो रहा था कि बेटे का ये घमंड एक दिन उसी की सबसे बड़ी तकलीफ बनेगा। कुछ दिनों बाद गांव के स्कूल में पढ़ाई और खेल कूद की प्रतियोगिता हुई। रानी ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। प्रधानाचार्य खुद मिठाई लेकर रघुवीर के घर पहुंचे। बधाई हो रघुवीर जी, आपकी बेटी ने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। सरकार उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी। सरला और दादी की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन रघुवीर के चेहरे पर खुशी की जगह बेरुखी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अच्छा है, लेकिन लड़की है, आखिर में दूसरे घर ही जाएगी। प्रधानाचार्य कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्होंने रानी की ओर देखा, जिसकी आंखों में खुशी की जगह गहरा दर्द उतर आया था। उस रात रानी छत पर बैठी आसमान देख रही थी। गुड़िया रानी के पास बैठी थी और मासूमियत से बोली, दीदी,
क्या पिताजी हमसे कभी प्यार नहीं करेंगे? रानी अपनी छोटी बहन को देखने लगी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पिताजी को हमारी कीमत समझ आएगी। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत बहुत जल्द ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां रघुवीर को अपनी हर बात, हर फैसले और बेटियों के साथ किए गए भेदभाव पर जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। समय तेजी से बीत रहा था। रघुवीर का बेटा मोहन अब बड़ा हो रहा था। घर में उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा तुरंत पूरी कर दी जाती, जबकि रानी और गुड़िया अपनी जरूरतें भी कई बार मन में दबा लेती थी। एक शाम रघुवीर खेत से लौटकर आया। उसके हाथ में एक नया मोबाइल और महंगी साइकिल थी। मोहन खुशी से उछल पड़ा। वाह पिताजी, ये सब मेरे लिए? रघुवीर मुस्कुराया। हाँ बेटा, तू ही तो मेरा भविष्य है। तुझ पर खर्च करूंगा तो कल मुझे ही सहारा मिलेगा। रानी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मेरी कॉलेज की किताबें अभी तक नहीं आई। अध्यापक ने कल तक लाने को कहा है। रघुवीर का चेहरा सख्त हो गया। किताबों के लिए अभी पैसे नहीं हैं। जितना पढ़ लिया उतना काफी है। अब घर का काम सीखो। रानी कुछ नहीं बोली। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू उतर आए। रात को सरला ने हिम्मत करके कहा, जी, रानी बहुत होशियार है। अगर उसे पढ़ने देंगे तो एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। रघुवीर गुस्से में बोला, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मेरी कमाई बेटे के भविष्य के लिए है, बेटियों पर खर्च करने के लिए नहीं। दरवाजे के पीछे खड़ी रानी ने अपने पिता की हर बात सुन ली। उस रात उसने तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से एक वादा किया। मैं बिना किसी सहारे के भी अपनी मंजिल हासिल करूंगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पिताजी को अपनी सोच पर पछतावा होगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। रानी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो दिन रात मेहनत करती, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और उसी कमाई से अपनी किताबें खरीदती। एक दिन पूरे गांव में खुशी की खबर फैल गई। रानी का शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया है। गांव के लोग मिठाई लेकर रघुवीर के घर पहुंचने लगे। रघुवीर, तेरी बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। अब तो उसे आगे पढ़ने भेज देगा ना? इतनी दूर शहर भेजकर क्या फायदा? लड़की है, कल शादी करके दूसरे घर चली जाएगी। मैं एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पिता के सामने सिर झुका लिया। दादी सावित्री ने गुस्से में कहा, रघुवीर, भगवान ने तुझे हीरा दिया है और तू उसे पत्थर समझ रहा है। जिस दिन इस हीरे की कीमत समझ आएगी, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। रघुवीर ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उधर मोहन अब पूरी तरह बिगड़ चुका था। पढ़ाई छोड़कर वह गलत दोस्तों के साथ घूमने लगा। वह पिता से रोज नए नए बहाने बनाकर पैसे लेता और उन्हें बेकार की चीजों में उड़ा देता। लेकिन रघुवीर को आज भी अपने बेटे में कोई कमी दिखाई नहीं देती थी। दादी बैठी बैठी सब देखती थी और मन ही मन सोचती थी, हे प्रभु, मेरे बेटे की आंखों पर पड़ा ये भेदभाव का पर्दा हटा दो। कहीं ऐसा न हो कि जब उसे सच दिखाई दे तब बहुत देर हो चुकी हो। कुछ महीनों बाद अचानक रघुवीर की तबीयत खेत में काम करते समय बिगड़ गई। उसे तेज सीने में दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज में कहा, इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इलाज में काफी पैसे लगेंगे, वरना जान को खतरा हो सकता है। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुवीर ने कांपती आवाज में कहा, मोहन बेटा, मेरे लिए कुछ कर। लेकिन मोहन ने नजरें चुराते हुए कहा, पिताजी, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। जो पैसे थे सब खर्च हो गए। ये सुनकर रघुवीर की आंखें नम हो गई। जिस बेटे को उसने जिंदगी भर अपना सहारा समझा था, आज वही उसके सबसे मुश्किल समय में असहाय खड़ा था। उसी समय अस्पताल के बाहर किसी के तेज कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर रानी खड़ी थी।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर अपने पिता को बचाने का अटूट संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पल रघुवीर की पूरी जिंदगी बदलने वाले थे और पहली बार उसे एहसास होने वाला था कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती। अस्पताल के बाहर पूरा परिवार खामोश खड़ा था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था, ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। देर हुई तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। रघुवीर की आंखें बार बार अपने बेटे मोहन को ढूंढ रही थी। बेटा, कुछ कर, तू ही तो मेरा सहारा है। लेकिन मोहन घबराकर बोला, पिताजी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनते ही रघुवीर का दिल टूट गया। जिस बेटे पर उसने पूरी जिंदगी भरोसा किया था, वही आज सबसे मुश्किल समय में उसके किसी काम नहीं आ रहा था। और अस्पताल के कमरे के बाहर रानी ने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन की पूरी फीस मैं जमा कर चुकी हूँ। कृपया मेरे पिताजी का इलाज तुरंत शुरू कीजिए। ठीक है रानी जी, हम अभी आपके पिताजी का ऑपरेशन शुरू करते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। और ये बात जब ऑपरेशन से पहले रघुवीर को पता चली तो रघुवीर ने रानी से पूछा, रानी, लेकिन तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? रानी मुस्कुराई। पिताजी, आपने मुझे कभी सहारा नहीं दिया, लेकिन मैंने आपकी बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। पढ़ाई पूरी की, नौकरी की और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती रही। आज वही पैसे आपके काम आ गए। रघुवीर हैरानी से बेटी को देखता रह गया। रघुवीर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोला, बेटी, मैंने तुझे हमेशा बोझ समझा और आज मेरी जान बचाने के लिए सबसे पहले तू ही आ गई। रानी ने अपने पिता को सरलता से कहा, पिताजी, बेटियां हिसाब नहीं रखती, उन्हें सिर्फ अपने माता पिता की सलामती चाहिए। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों बाद रघुवीर अस्पताल से घर लौटा। पूरे गांव के सामने उसने रानी और गुड़िया को अपने पास बुलाया। कांपते हाथों से उसने दोनों बेटियों का सिर सहलाया और भर्राई आवाज में कहा, मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। बेटे और बेटी में फर्क करके मैंने अपने ही घर का सुख खो दिया। आज मुझे समझ आ गया कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वे माता पिता की सबसे बड़ी ताकत होती हैं। ये सुनकर पूरे गांव की आंखें नम हो गई। दादी सावित्री ने आसमान की ओर देखकर कहा, भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन इंसान को उसकी गलती का एहसास एक दिन जरूर कराते हैं। उस दिन के बाद रघुवीर ने गांव की चौपाल में सबके सामने एक प्रण लिया। आज से इस गांव में अगर कोई अपनी बेटी को बोझ कहेगा तो सबसे पहले मैं उसे समझाऊंगा कि बेटी बोझ नहीं, भगवान का सबसे अनमोल आशीर्वाद होती है और जो गलती मुझसे हुई है वो कभी किसी और पिता से ना हो। रघुवीर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। कुछ साल बाद रघुवीर के साथ की वजह से रानी का एक खुद का अस्पताल बन चुका था, जिसमें वो गांव के मरीजों का मुफ्त में इलाज किया करती और अपनी जिंदगी खुशी खुशी काटने लगी।